वेलकम बैक टू आईएसपीसी मास्टर क्लास। तो पीसीएस पीवाईक्यूज की ये सीरीज जो चल रही है उसमें हम लोग 2022 और 2021 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर ख़ास बात ये होती है कि जो भी डेटा है उसको वर्तमान यानी कि अपडेटेड वर्जन से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि करंट अफेयर हो गया, अगर ये पुराना होता है तो उसको हम नए डेटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर को। और अगर आप लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न होगा जो कि अभी पिछले वीडियो से लिया गया था। 2021 में प्रश्न ये पूछा गया था कि सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका आंसर आप लोग नीचे तुरंत लिखिए। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और 2020 का जीएस का पहला पेपर यहाँ पर करेंगे डिस्कस, और यहाँ पर हिंदी का जो वर्जन है वही लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। ये कथन सही है, और यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को रिप्लेस करेगी। तो यह गलत था, क्योंकि जो पिछली शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1986 में आई थी। तो पहला डेटा सही है, दूसरा गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल ए आपका सही था। ये प्रश्न बिल्कुल रट लेना, कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो यह दिल्ली था। हालांकि यह संदर्भित अब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आंसर मैं बता रहा हूँ। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, बात क्या हो रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब सबसे पहले आएगा आपका चंबल। ठीक है, चंबल के बाद फिर सिंध नदी, उसके बाद फिर बेतवा नदी, बेतवा, और देन केन। तो ये इसका क्रम है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर यहाँ पर था ऑप्शन बी, नांदी फाउंडेशन। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? कजाकिस्तान। तो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र करागांडा है। क्रिवोई राग ये यूक्रेन में है, और नॉर्मेंडी और पायनरीज ये दोनों फ्रांस में होंगे। जर्मनी में जो पाया जाता है उसका नाम अभी देखो, मैंने आपको बताया था कई बार। तो जर्मनी में कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बात आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जर्मनी की बात हो रही है। तो जर्मनी में जो 2 प्रदेश पाए जाते हैं लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, उसमें एक नाम आपका आता है RUHR, रूर, और दूसरा आता है सार प्रदेश का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन डी था। नेक्स्ट होगा, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, तो खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है किसमें? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अशोक साहनी। सूची दी गई है, उसको मैच कराना है। तो देख लेते हैं कि इसमें सही आंसर क्या बनेगा आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे वैगुओ ये आपको मिलेगा फिलीपींस में, और हरिकेन USA में। टाइफून जो है यह पाया जाता है, ये कहाँ पर आता है? चाइना में। विली विलीज का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है ये करेक्ट है। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना चाहेंगे कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और इसका आंसर है दक्षिणी पश्चिमी तट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है।
इसके बाद देखिए निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आया था? 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया था। तो कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। फिलहाल इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह है अग्लुहास धारा। सभी धाराओं के बारे में लिस्ट बना के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पर जो मैचिंग में आएगा उसको आपको मैच कराना है। फिलहाल यहूदी जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इजराइल में। और टेडा यह लीबिया की जनजाति होती है। बेजा मिलेगा आपको कहाँ पर? मिस्र में। और लूर मिलते हैं कहाँ पर? ईरान में। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका बिल्कुल मैच्ड है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा दरभंगा बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये प्रश्न जब आया था तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं है। तब इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है PRAIA। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? PRAIA, प्राइया। इसको प्राइया पढ़ लीजिए आप। फिर देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर है मैग्नीज, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे फ्रेंड्स सीयर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, पर्वत और देश, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको मैच करा लेते हैं। तो एटलस ये मिलेगा आपको मोरक्को में, और किलिमंजारो ये तंजानिया में है, चिम्बोरोजो ये इक्वेडोर में है, और पायरेनीज फ्रांस में है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका करेक्ट है। किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि फेरिक विद्यमान रहता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा मायोग्लोबिन। मलेशिया में जो किंडा घाटी है, मलेशिया की जो किंटा घाटी है, यह टिन उत्पादन की जानी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। तो 3 और 4 जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ये गैबॉन और सोमालिया से तो जाती है लेकिन इन दोनों से नहीं जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फायर अलार्म, जो फायर का अलार्म होता है उसमें फोटो सेल प्रयोग मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आग लगेगी तो बिजली जाएगी और फिर अलार्म बजेंगे नहीं, इसलिए उसमें फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो भाग 9 में। विकल्प ए सही है आपका। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी नियोप्रिन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है 1992 में। थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1992। फिर मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है यह आमाशय से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन ये हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल खाने से आपको बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है, लेकिन अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा विकल्प यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा।
कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो ये होता है जिला पंचायत राज अधिकारी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 36 का ऑप्शन डी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर बनेगा राज्य निर्वाचन आयोग। मानव मस्तिष्क के बारे में आपको विचार करना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप होगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो देख लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद का वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 263 में, सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह अनुच्छेद 323 का से संबंधित नहीं है, बल्कि 312 का से संबंधित है। तो यहाँ पर 312 ए अगर होता तब ये सही रहता। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो होता है यह वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असाफोइटिडा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि किसी भी अनुच्छेद में सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सीवीसी की स्थापना सरकार ने फरवरी 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर की थी। 2003 में संसद ने सीवीसी अधिनियम बनाया था। और ध्यान दीजिए कि सीवीसी संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है, इसीलिए किसी भी अनुच्छेद का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। कथन है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक सुमधुर होती है, मतलब इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज एंड इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर देखिए आपका जो विकल्प है उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मतलब ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। तो दोनों सही तो हैं, लेकिन रीजन जो है असर्शन की व्याख्या नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जो पहली अध्यक्ष हुई थी वो जयंती पटनायक थी। इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी का नाम आता है दूसरे स्थान पर, फिर गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा, अब रेखा शर्मा है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है 42, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि धातु और गुणधर्म। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं। पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। शीशा जो है ये उष्मा का कुचालक है। तो ये इसका मैचिंग बन गया। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स ये है हैदराबाद और कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा कि 371 इया के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसमें जो है कौन सा पदार्थ है जो कि कृत्रिम नहीं है? तो ये है फाइब्राइन। या मकड़ी उकड़ी जो बनाती है ना जाले, वो फाइब्राइन ही कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 का में मिलेगा, राज्य भाग 6 में है, भारत का न्यायवादी इसका वर्णन भाग 5 में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 4 में है, तो कितने 14 में है, ये सही है। तो मतलब कुल मिला के आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर है। पदार्थ और उसका अनुप्रयोग। नीला तोता क्या होता है? नीला तोता फ्रेंड्स इसमें ये कवकनाशी माना जाता है। ईओसिन लाल स्याही होती है जो कि चुनाव के दौरान आपके हाथ में लगाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। जिंक फास्फाइड या रोडेंट नाशी होता है। तो ये इसका मैचिंग हो गया। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, मतलब परफॉर्मर है ये, अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। और फिर यहाँ पर देखिए ये खैर प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। हृदय के अंतर्गत वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया है, तो ये इसका सही जवाब था। प्रयागराज और अयोध्या इसमें शामिल नहीं है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है, ये भी सही है। तो यही कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका उत्तर बन रहा है। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR 2.1 होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन दर का मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके गांव की जनसंख्या 1000 है तो वो 1000 पर बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी होगा कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी फर्टिलिटी रेट जितनी होनी है, TFR मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 होनी चाहिए। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए भारत में गरीबी के अनुमान के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को छोड़ दीजिए, बाकी सबका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को, ये प्रश्न तो बिल्कुल रट लेना, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बहुत बार पूछा गया, अभी भी पूछा जाता रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में प्रश्न आ रहा है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है 2 केवल यही सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं 58 में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 में क्या मिलेगा आपको, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। और अनुच्छेद 50 में मिलेगा आपको न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 48 में नहीं, तो यही हमारा आंसर बनेगा। पोस्ट की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब सतत पर्यटन। तो इसका मतलब हो गया कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधित करना। ऑप्शन सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 60। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। तो विकल्प ए तो आपका सही है। लेकिन महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल आपका विकल्प ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हौसला, खैर इसको छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी सही है। तो मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। तो मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखता है। यहाँ पर देखिए 2025 का लक्ष्य था, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। फिलहाल अब मतलब अभी तक हम लोग इसका लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 2029 तक भारत जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह की वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद रही। किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो धन विधेयक पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया था। तो 65 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार मिला था, किसके आधार पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमीज डिजीजेज एक्ट 1897 के आधार पर। तो 2 और 4 वाला विकल्प यहाँ पर सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो कथन होगा कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी कि NPI सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और NPI का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो फ्रेंड्स इसका केवल ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मतलब ए तो आपका जो है गलत है और केवल आर आपका यहाँ पर सही है। सूची देखिए और इसको मैच कराना है आपको। अनुच्छेद 61 में आपको क्या मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 जो है यह राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति को हटाना, ये यहाँ पर इसका जाके मैच हो जाएगा, मतलब ए का दूसरा यहाँ पर मैच हो रहा है। और इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 67 ख में आपको क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये बनेगा आपका उपराष्ट्रपति वाला संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं।
तो अनुच्छेद 94 में स्पीकर से संबंधित है ये। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो ये आपका मैच हो गया ऑप्शन सी के मुताबिक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग। अब फिलहाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो बंद हो चुकी है। आईएमएफ इसे जारी, विश्व बैंक इसे जारी करता था, विश्व बैंक का जो आईएमएफ है। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब ये जो रिपोर्ट है वो आनी बंद हो चुकी है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अब ये जो प्रश्न है इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स देखो, ये लास्ट बार जब आया था 2019 में ही आया था और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट नहीं आई है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसे विश्व बैंक जारी करता था, विश्व बैंक, ठीक है। तो ये दो बातें, आईएमएफ से इसका कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका आंसर क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये संबंधित नहीं है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी था। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये बनेगा लखनऊ में, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम वय वंदन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ भारत अभियान, ये कब कब शुरू किए गए थे? प्रारंभ वर्ष आपको यहाँ पर मैच कराना है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा, जैसे कि पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद पीएम वय वंदन योजना 2017 में शुरू की गई थी और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2015 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय में जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 74 का डी बनेगा, नीति आयोग। देखो फ्रेंड्स, जब मैं आज क्लास लेने बैठा तो नीचे कुछ ट्रैक्टर वगैरह आ गए थे, तो वो लोग अपना सामान उतार रहे थे, तो धड़ाम भड़ाम की आवाज़ आ रही थी। तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन अर्जुन की तरह आप लोग केवल शब्दों पर फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। बाकी दुनिया अपना काम करती रहेगी और हमें बाकी चीज़ों पर फोकस भी नहीं रखना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी के जो प्रश्न मिलेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 150 तक, ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। पूरी सीरीज और प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।